MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। इस वक्त मैं इंदौर में मौजूद हूं, लेकिन हमारे सहयोगी वैभव मौजूद हैं और जतिन भी मौजूद हैं, यानी कि हम तीनों मिलकर आपको ग्राउंड जीरो से पूछता है भारत दिखाने वाले हैं। लेकिन इंदौर में आज देश की सबसे बड़ी खबर का आज पर्दाफाश होता है। हम सच्चाई दिखाने यहां पर पहुंचते हैं। कहते हैं कि हवा और पानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन हवा भी विषैली है और पानी भी विषैला है, लोगों की जान ले रहा है। और इंदौर में कुछ ऐसा ही चल रहा है। जिस गली से गुजरो वहां पर कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। लोगों की मौत हो रही है, छोटे बच्चों की मौत हो रही है, नौनिहालों की मौत हो रही है, लेकिन मोहन सरकार अभी जांच के दायरे में है। कहने का मतलब कि अभी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है और जब आग लगी है तो कुआं खोदा जा रहा है, यानी कि गलियों में अब पाइपलाइन की मरम्मती का काम चालू है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आम जनता पूछ रही है, क्या इसीलिए हमने वोट किया था? एक रिपोर्ट देखिए। बस ये है कि यहाँ के दूषित पानी से मेरे बच्चे की जान गई है। आप छान के भी भरते ना, उसमें बारी बारी कीड़े दिखते हैं। तो मैं तो दवाई डाल के ही पी रहे हैं हम लोग तो। 1.5 साल से हमको गंदा पानी ही ना रहा है नलों में। देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए हर घर नल योजना चलाई थी। केंद्र सरकार से इसके लिए भारी भरकम बजट भी जारी हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने पीएम मोदी की इस योजना को पलीता लगा दिया है। हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। कम से कम इंदौर में तो नहीं, क्योंकि यहां दूषित पानी से हाहाकार मचा हुआ है। लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लगी हैं। स्थानीय लोगों में गुस्सा और नाराजगी है। लोग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को अपने इलाके में देखकर सवाल पूछ रहे हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 27 अस्पतालों में 162 से ज्यादा लोग भर्ती हैं। इनमें से करीब 26 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। इंदौर के लगभग 40% हिस्से में दूषित पानी की सप्लाई का खुलासा हुआ है, जहां पाइपलाइन खस्ताहाल होने से लीकेज हो रहा है। इंदौर की इस त्रासदी के बाद करीब 40,000 लोगों की स्क्रीनिंग कराई गई है, जिनमें से करीब 2,456 लोगों में बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्तों में 150 से ज्यादा लोगों ने दूषित पानी की सप्लाई की शिकायत की थी, लेकिन सिस्टम में बैठे लोगों ने इन शिकायतों की अनदेखी कर दी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सिस्टम और सरकार मौतों के बाद ही क्यों जागती है? इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद मोहन सरकार की नींद टूटी है। सीएम मोहन यादव ने आनन फानन में इंदौर का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल भी जाना। सीएम मोहन यादव ने इंदौर के अफसरों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की है और पीड़ितों के मुफ्त इलाज और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। इस मामले में 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। वहीं अब दूषित पानी से हुई मौतों के आंकड़े पर सियासत भी शुरू हो गई है। मोहन सरकार ने अब तक सिर्फ 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। एक तरह से आपात स्थिति जैसी थी, जो पीने के पानी के कारण से छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक का भी कष्ट तो होता ही। पानी के कारण से जो पेट का हाजमा बिगड़ता है, तो थोड़ा दुखद भी है और कष्टकारी भी है। लेकिन
हिम्मत के साथ और दवाई प्रॉपर मिलने से उसका इलाज भी किया जा सकता है। इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। जो डेथ की जानकारी आई वो तो 4 बताई गई है। मौत 4 ही पुष्टि हुई। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज था कि मौत को छुपाना है। 13 मौतें हुई और कारण थी सरकार, कारण था नगर निगम। 13 मौतों की बात, मौत के बाद भी इनको जांच की आवश्यकता है। यानी इन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, मुख्यमंत्री और मंत्री का व्यवहार, ये मैसेज देता है कि हमें इन मौतों का कोई गिला शिकवा नहीं है। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों का मामला अब हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इंसानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी मरीजों का इलाज मुफ्त में करने का आदेश दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने 2 जनवरी को सरकार से मृतकों के स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। उधर भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत के जिम्मेदार पार्टी करते नजर आए। इंदौर के जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा इस पार्टी में खाना परोसते नजर आए, तो वहीं पार्षद कमल वाघेला झूला झूलते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर इन दोनों का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए मोटा पैसा खर्च किया जाता है। साल 2025-26 के बजट में जल संसाधन विभाग को 9,196.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि जल जीवन मिशन के तहत 17,136 करोड़ का प्रावधान किया गया। नर्मदा जल परियोजना के चौथे चरण में 1,900 करोड़ का आवंटन हुआ। वहीं इंदौर नगर निगम ने साल 2025-26 में 8,000 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें 100 करोड़ रुपए पेयजल और सीवेज के लिए आवंटित किया गया। लेकिन बावजूद इसके लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है। 2026 में हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं, तो ये तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है। बीजेपी के इन तमाम लोगों को जो हमेशा बुलडोजर इस्तेमाल करते, कभी एनकाउंटर का नाम करते, तो अब ये इनको बताना पड़ेगा देश को। वहाँ के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि माँ गंगा को साफ करेंगे। आज अगर माँ गंगा का पानी पी लें आप, तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। इंदौर में दूषित पानी पीने से कोहराम मचा हुआ है, लेकिन मोहन सरकार इस त्रासदी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। सरकार के नुमाइंदे अब दूषित पानी से प्रभावित इलाकों में जाकर मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर दूषित पेयजल से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है? लोगों की शिकायतों पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? इंदौर की 40% पाइपलाइनें समय पर क्यों नहीं बदली गई? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जल विभाग को मिलने वाली भारी भरकम बजट का पैसा कहां जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल है कि रिपब्लिक भारत की स्क्रीन पर और हमारे फुटेज में सब कुछ दिखता है, गंदा पानी दिखता है, लोग बदहवास दिखते हैं, मातम में डूबे लोग दिखते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं दिखते। और जो जनप्रतिनिधि दिखते भी हैं, पार्षद दिखते भी हैं, उनसे जब हमारा सवाल होता है तो वो कहते हैं कि जाकर मंत्री जी से पूछिए, रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन हमारे कैमरे में वो सारी चीजें कैद हुई हैं। ग्राउंड जीरो पर उस गली की तस्वीर जहां से आज सिर्फ रोने की आवाज आ रही है, आप भी देखिए। आज यहां पर मौतें हो रही हैं और भागीरथपुरा का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये नजरअंदाजी का ही परिणाम है। हम उन इलाकों में जरूर ले चलेंगे क्योंकि हम अभी मुहाने पर खड़े हैं और दोनों ही तरफ देखेंगे कि जहां जहां आप देखें उस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर लोगों का जमघट लगा हुआ है और तकरीबन 10 से 20 लोग ऐसे ऐसे जमघट लगा करके वो देखना चाह रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है और किस तरीके से एक्शन ले रहा है। क्योंकि लोगों की मौत हो रही है और सबसे बड़ी बात कि 6 महीने के नवजात की मौत हो जाती है, 1 साल के बच्चे की मौत हो जाती है,
जाती है, कोई आईसीयू में पड़ा है। हम जरा कुछ लोग हैं, जरा बात करते हैं। भागीरथ पूरा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं ये कैसी पहचान है और इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार नगर निगम वाले होंगे। ये घटना जहां पर हुई है कितनी दूर है यहाँ से? पास में ही है। पास में है, ढलान पे ही। हाँ, ढलान पे थोड़ी सी आगे। थोड़े से आगे हम उस तरफ आपको लिए चलते हैं। आप देखिए कि जहां पर यह घटना घटी है, और देखिए जैसा कि हमने कहा कि अब पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात होगी, तो ये जो इलाका है आप देखें कि दोनों साइड सड़क को अगर आप देखें, यहाँ पर पाइपलाइन का जो काम है, लोग यही चाहते थे कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पीछे से हो, यानी कि मकान के पीछे से हो, और नर्मदा के जो पाइपलाइन है उसमें किसी तरह की मिक्सिंग ना हो, मिलावट ना हो। ये देखिए सिस्टम, आप देखिए यहाँ पर जो चीजें हैं, खुदाई अभी चल रही है, और जो पाइपलाइन है उसकी, वो पाइपलाइन कहाँ है, हालांकि कुछ यहाँ पर जो नेटवर्क जो होते हैं उसके तार जरूर नजर आते हैं, लेकिन इसके नीचे पाइपलाइन है, कहाँ है, ये सारी चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या स्थिति है? कल हम कैलाश विजयवर्गीय को भी बोलने वाले थे कि थोड़ा अंदर का भी देख लो भैया। क्या कैलाश विजयवर्गीय नहीं देखते? कहाँ गए? अंदर तो गए ही नहीं। अंदर तो मोहन यादव तो कह रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। देखो उल्टी दस्त लगे, वो गिर गई मोरी में, वो देखो हाथ टूट गया मेरा। अब मेरे को, हाँ, हाथ टूट गया, मेरे को कोई अच्छा इलाज होएगा कि नहीं? ये लीकेज है, आप देख पा रहे हैं कि साफ तौर पर नजर आता है कि ये पाइप कितनी पुरानी है। मेंटेनेंस एक बहुत बड़ी चीज होती है कि मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस, तो यहाँ पर वो नहीं दिखता है। फिलहाल आगे हम उस इलाके की तरफ बढ़ते हैं जहां पर बस्तियां, छोटी बस्तियां हैं। जो जीवन दायिनी पानी है उसमें मिलावट हो गई है। सीमा जी का ये घर है, हम आपको बता रहे हैं। क्या उम्र, यहाँ पर कई लोग बैठे हुए, पहले उनसे हम बात करते हैं। कितनी उम्र रही होगी? 50 साल। 50 साल। पानी पीने से ही इसकी पुष्टि हो गई? जी सर। तो इससे पहले कब से ये चीजें चल रही थी? ये करीब 15 दिन से पानी खराब आ रहा है इधर। हाँ। तो पानी पीते हैं तो कड़वापन आता है, गले में कड़वापन लगता है पानी। शिकायत कभी की आपने? इसकी शिकायत सर हमारे घर से तो नहीं हुई, लेकिन हाँ मोहल्ले से हुई है। 311 ऐप पे जो काफी कंप्लेंटें हुई थी इसकी। पर मोहन सरकार के पास तो जा ही नहीं सकते, पार्षद साहब के पास जा सकते हैं, और वो सुनते नहीं है। नहीं सुनते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का क्या रोल है? आज आए थे? आज आए थे, उन्होंने कहा है कि 8 दिन के अंदर बोरिंग लग जाएगा आपकी गली में, सरकारी बोरिंग। अच्छा, मतलब कि जब आग लगी है तो अब कुआं खोद रहे हैं? हाँ, वो आज दावा करके गए, बोले 8 दिन के अंदर आपके यहाँ। आगे हमने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा सॉकेट है, कह रहे हैं कि अब पानी लीक हो रहा है। ऐसे कितनी जगह पर आपने देखा है? ऐसे तो काफी जगह, अभी हर जगह तो खुदाई चल रही है। अब कैसे कह सकते हैं कि कितनी जगह है ये। बीमार थे? हाँ। कब से बीमार थे? अभी 2-3 दिन पहले से। तो आपने वही पानी पिया था? हाँ। तो पानी देख करके गंदा लगता था? आप दिखाएंगे पानी आपने अपने घर से निकाला? फिर ढोल दिया, वो तो दूसरा भर लिया बोरिंग का, क्योंकि उससे बीमार पड़ रहे थे सब। आज पानी कैसा आ रहा है? हमने बोरिंग भरा है, हमने नर्मदा नहीं भरी। लोगों की मांग थी कि नर्मदा का पानी अलग हो, सीवरेज का पानी, जो नाले का पानी हो, अलग जाए। हाँ, हमारी तो मांग थी ना ऐसे, मतलब बहुत लोगों ने शिकायत भी की है। दूषित पानी कांड पर एनएचआरसी ने अब संज्ञान ले लिया है। अब मुख्य सचिव को तलब किया, यानी कि स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये जो घटना घटी, लोगों की मौत हुई, अब एनएचआरसी ने इस पर संज्ञान लिया है। जो एक बड़ी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है और 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। यानी कि एनएचआरसी ने कहा कि 2 हफ्ते का आपको वक्त देते हैं और 2 हफ्ते के अंदर आप इस पूरे मामले की एक विस्तृत रिपोर्ट आप दें, सौंपें, ताकि पता चले आखिर हुआ क्या। और चलिए कुशीनगर आपको लिए चलते हैं जहां पर वैभव हमारे सहयोगी मौजूद है और आज देश की दूसरी बड़ी खबर वैभव बताएंगे। वैभव। और देखिए बिल्कुल विवेक, इंदौर में इस वक्त आपकी मौजूदगी हो और इंदौर से तकरीबन 1145 किलोमीटर दूर यानी कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आज जो सवाल सामने आया है वो सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुशीनगर में 24 साल के निशांत की हत्या की गई है और इस हत्या ने अपने साथ उन तमाम सवालों को जन्म दिया कि क्या वाकई कुशीनगर के अंदर कट्टरपंथी ताकतें इस वक्त इतनी ज्यादा हावी हैं कि वो किसी की भी जान ले सकती हैं। कुशीनगर में उस निशांत के परिवार से रिपब्लिक भारत की टीम ने बातचीत की और विवेक, वाकई ये बहुत हैरान करने वाला होगा कि उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर से ऐसे सवाल जन्मे हैं जिन सवालों ने ये लगभग तय कर दिया है कि कुशीनगर के उस गांव के इलाके में कट्टरपंथी ताकतें इतनी ज्यादा हावी हैं कि वो चाहती हैं, वो जानती हैं कि अगर आप अपने घर से निकलेंगे, गले में आपके राम नाम का गमछा होगा तो भी आपको हाथ दिखाकर रोक लिया जाएगा। और उसके बाद जिस तरह से निशांत की जान ली गई, उस निशांत की जान लिए जाना भी अपने आप में
बहुत सारे सवाल खड़े कर गया है। क्या कुछ कहना है परिवार वालों का, क्या कुछ कहना है आसपास के रहने वालों लोगों का, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरा विस्तार समझाते हैं कि आखिर कुशीनगर में आज हुआ क्या। यूपी के कुशीनगर का सौहार्द दांव पर है। हिंदू समाज के लोग आक्रोशित हैं क्योंकि कुशीनगर के हिंदुओं ने अपना एक और बच्चा खो दिया है। कुशीनगर के हिंदुओं का सब्र किसी भी वक्त टूट सकता है, लेकिन प्रशासन इस समय हिंदू और कट्टरपंथियों के बीच दीवार बन गया है। इन तस्वीरों को देख लीजिए। रोते बिलखते परिजनों को समझ नहीं आ रहा है कि कट्टरपंथियों ने उनके बच्चे को क्यों मार डाला। ये मामला कसिया थाना क्षेत्र के जुड़वानिया गांव का है, जहां 24 साल के शक्तिमान की गला रेत कर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि नौशाद अंसारी के साथ कुछ लोग पहले शक्तिमान को बुलाकर ले गए और फिर उसका गला रेत दिया। आनंद फानन में शक्तिमान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। जिस लड़के की हत्या हुई है वो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। किसी बहाने षड्यंत्र करके बुला करके और इस तरीके से उसकी हत्या करना, अब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। प्रशासन के लोग आए, उन लोगों से भी बात हुई तो पता चला वो लोगों ने जो मोटरसाइकिल लेके वो लोग जा रहे थे, जो लड़के थे, वो मोटरसाइकिल रास्ते में खराब हो गई थी तो वो दुकान पे छोड़ करके भागे हैं। कुशीनगर में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी कट्टरपंथी ने हिंदू युवक की हत्या की हो। इससे पहले कट्टरपंथियों ने मवेशियों की चोरी का विरोध करने पर कुशीनगर के एक होनहार छात्र को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के सामने आने के बाद कुशीनगर में जमकर हंगामा हुआ था। पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हुए थे। ठीक इसी तरह एक बार फिर कट्टरपंथियों ने कुशीनगर के शक्तिमान की जान ले ली। कुशीनगर में शक्तिमान की हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस अधिकारियों ने शक्तिमान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी नौशाद अंसारी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इलाके में तनाव बढ़ता देख पुलिस अधिकारियों ने सतर्कता बरतते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी है। फिलहाल पुलिस अफसर इस इलाके में शांति व्यवस्था बरकरार रखने का दावा कर रहे हैं। दो पक्षों में किसी रंजिश को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चाकू मार दिया गया। तत्काल मौके पर पीआरवी व एसओ कसिया पहुंचे और जानकारी करने पर यह विदित हुआ कि जो व्यक्ति जिसने चाकू मारा उसका नाम नौशाद अंसारी है। उसने अपने एक साथी के साथ मिल करके दूसरे पक्ष के निशांत सिंह को चाकू मारा है। पुलिस द्वारा इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शक्तिमान की हत्या के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। शक्तिमान के परिजनों ने उसके अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। नाराज परिजनों ने सड़क पर शक्तिमान का शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजन आरोपी नौशाद के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन परिजनों को शक्तिमान के अंतिम संस्कार के लिए मनाने में जुटा है। कुशीनगर में हिंदुओं के खिलाफ ये दूसरी वारदात है, जिसकी वजह से इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन अभी तक हालात पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। हिंदुओं को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कुशीनगर कट्टरपंथियों का अड्डा क्यों बनता जा रहा है? क्या कट्टरपंथियों में पुलिस का इकबाल कम हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस आगे कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ रणनीति अपना रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो जतिन के पास हम चलते हैं और जतिन हमारे साथ मौजूद हैं और आज देश की जो तीसरी बड़ी खबर है हमारे सहयोगी जतिन बता रहे हैं। ओवर टू यू जतिन। बिल्कुल विवेक, एक नया विवाद इन दिनों खड़ा हो गया और ये विवाद आईपीएल से जुड़ा हुआ है। दरअसल आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर शाहरुख खान विवादों में फंस गए और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और अनिरुद्धाचार्य ने शाहरुख खान की केकेआर टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिलाए जाने पर चेतावनी जाहिर कर दी है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता संगीत सोम ने भी शाहरुख खान की तुलना गद्दारों से की है, जिसको लेकर ये विवाद गहराता जा रहा है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं ताकि बांग्लादेशी बॉयकॉट और किस तरीके से आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा गया उस पर यह स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ भारत में जबरदस्त आक्रोश है। आम हो या खास, हर शख्स गुस्से में है। हिंदुओं की हत्या से नाराज लोगों के निशाने पर अब बांग्लादेशी क्रिकेटर भी आ गए हैं। भारत के घरेलू टूर्नामेंट आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन करने की मांग उठ रही है। सबसे पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी का मुद्दा उठाया। देवकीनंदन ठाकुर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से बाहर करने की चेतावनी दी। बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो कि एक टीम का मालिक भी अपने आप को कहता है, वो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में ले। केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझे और उस क्रिकेटर को बाहर करें। दरअसल जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही थी तो इधर आईपीएल के खिलाड़ियों की नीलामी चल रही थी। हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश की तस्वीर देखने के बावजूद आईपीएल में बांग्लादेश के एक खिलाड़ी की एंट्री हो गई। केकेआर ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया। रहमान को शाहरुख ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा, जिसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर शाहरुख खान निशाने पर है। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने तो शाहरुख खान को देश का गद्दार तक कह डाला, जिसे लेकर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सवाल उठाए। हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी हत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए लोग वहां के क्रिकेटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी और संगीत सोम जी को सोचना चाहिए कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, इस पर भारत का मुसलमान चिंतित है। शाहरुख खान अगर वहां पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने पर शाहरुख को कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी चेतावनी दी। अनिरुद्धाचार्य ने तो पूरे आईपीएल को ही सट्टे और जुए से जोड़ दिया। उन्होंने आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करने की बात कही। तो उधर मौलाना साजिद रशीदी भी शाहरुख खान और बांग्लादेशी खिलाड़ी के बचाव में उतर आए। मौलाना साजिद रशीदी ने तो यहां तक कह दिया कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करने का काम सरकार का है। क्यों खेलना है ऐसे गद्दारों के साथ जो आपके अपने बच्चों को जला रहे हैं जिंदा, उनके साथ क्यों संबंध रखना है? खेल भावना बना नहीं, खेल तो आज का सट्टा हो गया है, बाजार हो गया है। शाहरुख खान मुस्लिम है, जो बांग्लादेश क्रिकेटर उन्होंने खरीदा है वो मुस्लिम है, तो विरोध तो बनता है। क्योंकि यहाँ जो नफरत है मुसलमान के खिलाफ, वो नफरत एकदम उभर के सामने आ जाती है। अरे भाई, आपको क्या लेना देना? ये क्रिकेट टीम उनकी है, वो किसको इसमें खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं खिलाना चाहते हैं। अगर वो संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना उनको। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने तो बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या को लेकर सभी मुसलमानों को कट्टर बता दिया। उन्होंने साफ कहा
कि मजहब ही आपस में बैर रखना सिखाता है। अनिरुद्धाचार्य ने हिंदुओं को अपनी संख्या बढ़ाने की नसीहत देते हुए कहा कि अगर अपनी संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो बांग्लादेश की तरह काट दिए जाएंगे। जहाँ जहाँ उनकी आबादी बढ़ेगी वहाँ वहाँ ऐसे ही होगा। जहाँ मुसलमान अधिक हो जाएगा वहाँ हिंदू अल्प होगा, और जहाँ अल्प हुआ तो बस वहीं आप जिंदा जलना स्टार्ट हो जाइएगा। भारत के हिंदू भी या तो कश्मीर की तरफ भागने के लिए तैयार रहें, या तो हिंदू संगठित रहें, आपस में ना लड़ें और मिलजुल के राष्ट्र की सेवा करें। और पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से आज के लिए बस इतना ही। जतिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैभव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हम किसी नई जगह से ग्राउंड जीरो से पूछता है भारत में शामिल होंगे। तो आगे देखिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH